हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के सेशन में हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज योर रैंकाइन साइकिल एंड गैस पावर साइकिल। रैंकाइन साइकिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था, उसकी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को डील नहीं किया था। साथ ही साथ हमने हमारा जो आपका गैस पावर साइकिल है उसके बारे में भी हमने थ्योरेटिकल नॉलेज पूरा लिया था कि उसमें कंप्रेसर्स होते हैं, टरबाइन होते हैं, कंबसन चैम्बर होते हैं। लेकिन ओवरऑल हमारा जो मेन फोकस था वो फोकस था हमारी साइकिल पर कि एक्चुअल में साइकिल कैसे वर्क करती है, कैसे हम हमारी हीट एनर्जी को आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट वाज द मैकेनिज्म ऑफ द साइकिल कि हम हीट एनर्जी को किस तरीके से आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले। तो हमने वो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक्स कि किस तरह एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में क्या हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है, और कंप्लीटली कन्वर्जन नहीं हो सकता। वी हैव टू रिजेक्ट सम अमाउंट ऑफ द हीट इन एवरी साइकिल। तो बिना क्यू रिजेक्शन के आपका वर्क डेवलप होना पॉसिबल नहीं है। सो इन द डोमेन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स रहकर हमने क्या किया था, डिफरेंट साइकिल्स को डिस्कस किया था। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ द पावर प्लांट इंजीनियरिंग। सो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आप कंपोनेंट यूज़ में ले रहे हो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो कंपोनेंट एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो हम कंपोनेंट आज लेने वाले हैं, दीज आर द कंप्रेसर्स। 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली पावर प्लांट में, एक होता है कंप्रेसर्स और एक होता है टरबाइन। एक आपका पावर प्रोड्यूस करता है, दूसरा पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो दोनों का जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है इट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट। जैसे ही हम कंप्रेसर को डील करेंगे तो हमें मोड ऑफ ऑपरेशन टरबाइन भी साथ में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कंप्रेसर इसीलिए ले लिया है क्योंकि अगर हम पहले टरबाइन पढ़ते हैं फिर कंप्रेसर पढ़ते हैं तो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो दैट्स वाई पहले हम कंप्रेसर पढ़ेंगे और फिर बाद हम उसके क्या करने वाले हैं, टरबाइन को डील करने वाले हैं। तो एक्चुअली कंप्रेसर होता क्या है, नाम ही छुपा है कि ये कंप्रेस करेगा। क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस करने का मतलब है कि ये किसी पर एक फोर्स लगाएगा और फोर्स लगाने से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही उसका वॉल्यूम कम होगा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो कंप्रेसर इज बेसिकली ए टर्बो मशीनरी जिसका यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू कंप्रेस द वर्किंग फ्लूइड। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि कंप्रेसर किसको कंप्रेस कर सकता है, कंप्रेसर आपका लिक्विड को कंप्रेस करेगा या फिर गैस को कंप्रेस करेगा? तो जो आपके लिक्विड्स होते हैं दीज आर ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। ठीक है, तो कंप्रेसर डील करता है सिर्फ गैसीय स्टेट के लिए, मतलब ये गैसों को क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है, एयर को क्या कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है। आपके घर में जो एलपीजी आती है दैट इज द लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको भी कंप्रेस करके क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको भी कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया जाता है ताकि जब आप उसको यूज में लेंगे तो वो क्या होगी, सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर से बाहर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर के अंदर एंटर हो जाएगी और आप इसी इजीली उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें कंप्रेशर की, तो कंप्रेशर आपका डील करता है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज द गैसियस स्टेट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, हालांकि उन्हें याद होता है लेकिन वो मेंशन करना भूल जाता है कि कंप्रेसर जो हैंडल करता है वो किसको हैंडल करता है, गैस को हैंडल करता है। तो जब हम कंप्रेसर का यूज करते हैं तो क्या होता है, कंप्रेसर का यूज करने से जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, जो आपकी डेंसिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है, आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। लेकिन हमें पता है PV इज इक्वल्स टू MRT, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो प्रेशर इंक्रीज होने के कारण और डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण एक इफेक्ट और आता है कि आप जिसको कंप्रेस कर रहे हो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो आपने देखा होगा गैस पावर साइकिल में जब भी हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करते हैं TS डायग्राम में, तो हम नीचे से कहाँ जाते हैं, ऊपर। तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज। ये चीज भी मैंने आपको बताई है कि कंप्रेसर को जो हम वर्क सप्लाई करते हैं वो मिनिमम कब होता है, वो मिनिमम तब होगा जब आपका इनलेट टेम्परेचर क्या हो, कम से कम। मतलब द वर्किंग ऑफ द कंप्रेसर, मतलब कि जो आप कंप्रेसर को वर्क सप्लाई कर रहे हो वो किस पर डिपेंड करेगा, इट इज द फंक्शन ऑफ द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। मतलब कंप्रेसर को वर्क इनपुट तब मिनिमम होगा जब आपका इनलेट टेम्परेचर कम से कम हो, क्योंकि जैसे ही इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो आपकी प्रेशर लाइन है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और प्रेशर लाइन डाइवर्ज होने के कारण फॉर द सेम प्रेशर रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क की सप्लाई करना पड़ेगा।
तो क्लियर है। उसके लिए भी हमने एक डेरिवेशन किया था कि इंटरमीडिएट प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो दीज आर इंटररिलेटेड टू द ईच अदर, बट इन दिस लेक्चर आवर मेन फोकस विल बी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्रेसर, उसकी ब्लेड्स कैसे होती है, उसके वेलोसिटी डायग्राम्स कैसे होते हैं और उसमें कितना पावर कंजप्शन होता है। तो कंप्रेसर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये क्या करता है, वर्किंग फ्लूइड को कंप्रेस करता है, और वर्किंग फ्लूइड को कंप्रेस करने के साथ साथ उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये कौन से फ्लूइड्स को डील करता है सर, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड्स को डील करता है। किसको डील करता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कंप्रेसर्स की ये तो डेफिनेशन होगी कि कंप्रेशर क्या होता है। अब एक डिवाइस ऐसी भी होती है जो गैस को डील ना करते हुए आपके लिक्विड को डील करती है और उसका प्रेशर इंक्रीज करती है, एंड दैट डिवाइस विल बी नोन एज ए पंप। वो डिवाइस क्या होती है, आपकी पंप होती है। तो पंप का काम क्या होता है, पंप का काम होता है लिक्विड स्टेट को हैंडल करना, और कंप्रेसर का काम क्या होता है, गैसियस स्टेट को हैंडल करना। तो गैसेस के लिए अलग डिवाइस है और आपके लिक्विड के लिए अलग डिवाइसेस है। दोनों का काम होता है प्रेशर को इंक्रीज करना, दोनों का काम क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज करना। लेकिन आपके पंप में डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है, द चेंज इन द डेंसिटी इज वेरी नेग्लिजिबल, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। मतलब उसका हम यूज करते हैं किसके लिए, उसका हम यूज करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। जबकि जो आपका कंप्रेसर होता है इट विल बी यूज्ड फॉर द कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। हम उसका कंप्रेस कर देंगे, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, हम उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे, हम उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेसर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। क्लासिफिकेशन हम तीन चीजों पर बेस्ड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम और भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो तीन ही होते हैं। पहला होता है आपका बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की किस प्रिंसिपल पर आपका कंप्रेसर वर्क करता है। इस पर आपके जो कंप्रेसर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का। कैसा होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी रोटेरी की, रोटेरी कंप्रेसर्स। क्या होता है, रोटेरी कंप्रेसर्स। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं उनमें आता है आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कैसा आता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। उसमें आपका जो पिस्टन होता है वो रेसिप्रोकेट होता है एक सिलेंडर के अंदर। जैसा कि आपका आईसी इंजन वर्क करता है ठीक उसी तरीके से वो भी वर्क करेगा। जैसा आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है ठीक उसी तरीके से आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही वर्क करता है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस वर्किंग फ्लूइड चेंज हो रहा है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। कंपोनेंट बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं, वही वर्किंग प्रिंसिपल होता है। उसमें एक सक्शन स्ट्रोक होता है और एक डिलीवरी स्ट्रोक होता है। तो देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आएगा आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्या आएगा, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो ये आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का कौन सा एग्जांपल है, आपका है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो रोटेरी कंप्रेसर होते हैं इसमें भी दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं आपको बताता हूं आपके रोटेरी एक्शन के अकॉर्डिंग कि आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी इसमें, और उसमें आपके दो टाइप के होंगे। एक तो होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और एक होगा आपका एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। कैसा होगा, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ठीक है। तो दीज आर बेस्ड ऑन द रोटेरी एक्शन। लेकिन रोटेरी कंप्रेसर में भी एक कुछ ऐसे कंप्रेसर होते हैं जो कि आपके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के होते हैं। जैसे आपका वेन ब्लोवर, ठीक है, जैसे आपका वेन ब्लोवर, रूट ब्लोवर, जैसा आपका स्क्रू टाइप का कंप्रेसर। सो दीज आर द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप, बट दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ द रोटेरी कंप्रेसर। उनको हम डील नहीं करने वाले। यहाँ पर जो मैंने तीनों नाम लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को हम क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। और ये मैंने जो कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन किया है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एंड दिस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेशर। Next classification is based on the pressure of the working fluid which is handled by the compressor। तो इसमें दो तीन टाइप के होंगे। देखो, एक तो होगा आपका लो प्रेशर वाला, ये तो बिल्कुल सिंपल है। दूसरा होगा आपका मीडियम वाला, दूसरा होगा आपका मीडियम प्रेशर वाला, तीसरा होगा आपका हाई प्रेशर वाला। कौन से वाला, हाई प्रेशर वाला। लो प्रेशर में क्या होगा, लो प्रेशर में प्रेशर विल बी लेस देन 10 बार, और हाई प्रेशर में क्या होगा, प्रेशर विल बी मोर देन 10 बार। तो मीडियम में क्या होगा, मीडियम इन दोनों के बीच में होगा, विच मीन्स 10 बार से ज्यादा और 80 बार से कम। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेशर, कि प्रेशर किस तरीके का है। अगर कम प्रेशर है
तो लो प्रेशर कंप्रेसर, मीडियम प्रेशर है तो मीडियम प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। नाउ कम टू द अमाउंट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड हैंडल्ड बाय द कंप्रेसर। तो जो तीसरा क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज। सिंपल शब्दों में मैं इसको बोलूं तो कि डिस्चार्ज कितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेसर को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी आपके 3 टाइप के होंगे, जैसे ये है वैसे यही होंगे। तो इसमें भी 3 टाइप के होंगे, 1, 2 एंड 3। एक होगा आपका लो डिस्चार्ज, एक क्या होगा आपका लो डिस्चार्ज कंप्रेसर, और दूसरा क्या हो जाएगा फिर आपका मीडियम डिस्चार्ज कंप्रेसर, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका हाई डिस्चार्ज कंप्रेसर। लो डिस्चार्ज जो कंप्रेसर होगा इट विल डील विद द वर्किंग फ्लूइड हुज मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट कहें चाहे हम अगर हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मास फ्लो रेट में हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की बात करें, सो दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट विल बी सपोज लेस देन 9 मीटर क्यूब पर मिनट, एंड इन दैट केस इट विल बी नोन एज ए लो डिस्चार्ज। अगर ये आपका 3000 से ज्यादा हो, सो इफ V is more than 3000, so it is the V dot volumetric flow rate 3000 मीटर क्यूब पर मिनट, then it will be known as a हाई डिस्चार्ज कंप्रेसर। मतलब कम वाले को लो बोल देंगे और ज़्यादा वाले को हाई बोल देंगे। सिंपल सी चीज़ें, इनको आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, थोड़ा सा बहुत आइडिया ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। तो 9 से लेके अगर 3000 के बीच में होगा तो दैट विल बी नोन एज ए मीडियम। वो क्या कहलाएगा आपका मीडियम वाला कहलाएगा। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेशर रेशियो विच इज इंपॉर्टेंट। प्रेशर रेशियो पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैन में प्रेशर रेशियो क्या होता है, आपके ब्लोअर में प्रेशर रेशियो क्या होता है, आपके कंप्रेसर में प्रेशर रेशियो क्या होता है। तो अब ये जो मैं चौथा बता रहा हूं ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेशर रेशियो, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेशर रेशियो, दैट इज द RP, एंड दिस वैल्यू विल बी द P फाइनल डिवाइड बाय P इनिशियल, फाइनल प्रेशर डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द प्रेशर एंड दिस वन इज द प्रेशर रेशियो। दोनों में हमें डिफरेंट पता होने चाहिए कि लो प्रेशर में क्या आएंगे और प्रेशर रेशियो वाले की टर्म्स में क्या आएंगे। इन दोनों में हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए, और ये डिफरेंट जो इनकी कैटेगरी है वो भी हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। प्रेशर रेशियो में आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3। अभी आजकल हमारे यहाँ 3 ही आ रहे हैं। देखो यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था। यहाँ आएगा आपके सबसे पहले फैन, फिर आएगा आपके ब्लोअर, और तीसरा आएगा आपके कंप्रेसर। क्या आएगा? कंप्रेसर। इन केस ऑफ द फैन द वैल्यू ऑफ द प्रेशर रेशियो इज लेस देन 1.1। 1.1 से क्या होगा? कम होगा। बट इन केस ऑफ द कंप्रेसर द वैल्यू ऑफ द प्रेशर रेशियो इज मोर देन 2.3। इट इज मोर देन 2.3 विच मीन्स ब्लोअर के लिए क्या रहेगा? ब्लोअर के लिए रहेगा 1.1 से लेके 2.3 तक। कहाँ तक रहेगा? 2.3 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर रेशियो पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ आपके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे भी क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, पुट किया जा सकता है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्रेसर। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को रटने की कोशिश, याद करने की कोशिश ना कीजिएगा, बस एक आइडिया ले लीजिएगा कि कंप्रेसर को हम इस तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कंप्रेसर को क्लासीफाई करने के बाद अब मैं आता हूं कि जो आपका मशीनरी होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उसमें जो भी हम मैकेनिज्म लगाते हैं, जो भी हम फोर्स एनालिसिस लगाते हैं, उसको हम कैसे डील करते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए रोटोडायनेमिक मशीन। किसी भी रोटोडायनेमिक मशीन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो रोटेट कैसे करती है, ठीक है, उस पर जब फ्लूइड टकराता है तो वो रोटेट कैसे करती है, या फिर जब वो रोटेट करती है तो प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, उस फिनोमिना को अब मैं जानने वाला हूं। सो नाउ कम टू द एनालिसिस ऑफ रोटोडायनेमिक मशीन। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, एनालिसिस ऑफ रोटोडायनेमिक मशीन। ठीक है, कोई भी मैं एक रोटोडायनेमिक मशीन ले रहा हूं, अभी मैं यहाँ पर कंप्रेसर या फिर टरबाइन नाम नहीं ले रहा हूं, सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि उसमें क्या एनालिसिस होता है, कैसे आपका वर्किंग फ्लूइड एंटर करता है और कैसे आपका वर्किंग फ्लूइड एग्जिट करता है। तो इसका एनालिसिस करने के लिए मैं कंसिडर करता हूं कि मेरे पास एक रोटोडायनेमिक मशीन है ऐसी, ठीक है, जिसका यहाँ पर एक शाफ्ट है, हब है, ठीक है, जिसके यहाँ पर 1 नंबर एग्जिट एंट्री पॉइंट है और ये जो आपका 2nd नंबर है एंट्री पॉइंट है। अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो मुझे ये कुछ इस तरीके से नजर आने वाली है। क्लियर है? साइड से देखूंगा तो मुझे यहाँ से कुछ ये इस तरीके से नजर आएगी और यहाँ पर इसका शाफ्ट लगा होगा जो कि एक बेयरिंग में माउंटेड होगा। किस में माउंटेड होगा? बेयरिंग में माउंटेड होगा। क्लियर है? सो दिस इज द शाफ्ट।
विच इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। अब देखिए कभी भी आपका फ्लूइड जब इस मशीनरी में एंटर करता है तो वो 3 डायमेंशनली एंटर करता है। ऐसा नहीं है 2D फ्लो होता है, 3 डायमेंशनल फ्लो होता है। जब आपका वर्किंग फ्लूइड आएगा तो वो किसी एक डायरेक्शन से ऐसे आ रहा होगा, देखो इस डायरेक्शन से। तो जब वो इस डायरेक्शन से ऐसे आके यहाँ पर टकराएगा तो मैं उसके 2 कंपोनेंट कर सकता हूँ। तो देखो इस डायरेक्शन से आ रहा है, उसके मैं 2 कंपोनेंट कर सकता हूँ। एक तो कंपोनेंट कर सकता हूँ मैं यहाँ पर ये वाला, और एक कंपोनेंट कर सकता हूँ इसके परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं मेरी बात कि जब भी आपका वर्किंग फ्लूइड आएगा तो उसके आप कितने कंपोनेंट कर सकते हो, 2 कंपोनेंट कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपका वर्किंग फ्लूइड इस तरीके से आ रहा था, ऐसे तिरछा, इसके मैंने 2 कंपोनेंट कर दिए कुछ इस तरीके से। पहला कंपोनेंट किया है इन द प्लेन ऑफ द रोटेशन, इन द प्लेन ऑफ द रोटेशन। दूसरा कंपोनेंट किया है मैंने परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन अगर मैं देखूंगा तो यहां से मुझे कैसे नजर आएगा, यहां से मुझे इस तरीके से नजर आएगा। सो दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। ध्यान से सुनिए वापस मेरी बात। 3 डायमेंशनल फ्लो था, उसको मैंने यहां पर 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे फ्लो आ रहा था, ऐसे कहीं और से, उसको तो मैंने एक इस डायरेक्शन में तोड़ दिया और मैंने एक इस डायरेक्शन में तोड़ दिया। तो मतलब मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 2D में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया कन्वर्ट, 2D में। जिसमें से हमारे काम का कौन सा है, देखो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट को मैं क्या कहूंगा, एक्सियल कंपोनेंट, जो कि इस बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर मैं यहां पर इसको दिखाना चाहूं तो मुझे नजर आएगा यहां से। सो दिस इज द एक्सियल कंपोनेंट। विच कंपोनेंट, एक्सियल कंपोनेंट। तो एक्सियल कंपोनेंट को कौन सहन करेगा, यहां पर जो बियरिंग लगी होगी वो सहन करेगी। अब जो दूसरा कंपोनेंट होगा दैट इज द इन द प्लेन ऑफ द रोटेशन, वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए दूसरा कंपोनेंट वो कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक दैट। क्लियर है, ऐसे एंटर करेगा। उसकी जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो होगी आपके v1। कितनी होगी, v1। इसको भी मैं 2 कंपोनेंट में तोड़ दूंगा। पहला कंपोनेंट तो होगा ये वाला और दूसरा कंपोनेंट होगा ये वाला। ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो कि इस ब्लेड के परपेंडिकुलर है, तो आप इमेजिन करके देखिए ये वाला कंपोनेंट इस ब्लेड को क्या करवाएगा, ऐसे रोटेट करवाएगा। इस ब्लेड को क्या करेगा, ऐसे रोटेट करवाएगा। तो जो रोटेट करवाने वाला कंपोनेंट होगा उसे मैं कहूंगा VW1। क्या कहूंगा, VW1। मतलब एक VW1 कंपोनेंट है, वो क्या करवा रहा है, रोटेट करवा रहा है। एक दूसरा कंपोनेंट और है जो इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से जाते हुए ये क्या करेगा, ये आपके फ्लूइड को यहां से फ्लो करवाते हुए, यहां से फ्लो करवाते हुए ऐसे निकाल देगा। यहां से फ्लो करवाते हुए, ऐसे फ्लो करवाते हुए यहां से निकाल देगा। तो फ्लो करवाने वाला जो कंपोनेंट होगा उसे मैं कहूंगा VF1। क्या कहूंगा, VF1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पर भी सेम फिनोमिना ही होगा ऐसा। ये आपकी होगी वेलोसिटी V2, ये क्या होगी आपकी वेलोसिटी V2। और यहां देखिए यहां भी इस तरीके का ही फिनोमिना होगा। ये वाला क्या होगा आपका VW2 और ये वाला क्या होगा आपका VF2। ये वाला क्या होगा आपका VF2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये तो मैंने क्या किया है, हमारे 3D वाले एनालिसिस को 2D वाले एनालिसिस में कन्वर्ट कर दिया है, तभी हम उसका आसानी से एनालिसिस कर पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं ये VF2 को इस डायग्राम में शो करना चाहूँ तो इस डायरेक्शन में आपको मिलने वाला है आपका वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये VW1 का काम क्या है, ये VW1 का काम है ब्लेड को इस तरफ ऐसे रोटेट करवाना। और ये VF का क्या काम है, VF का काम है आपके फ्लो को मेंटेन करना। मतलब ये VF क्या करेगा, आपका यहां से डिस्चार्ज करेगा और फिर यहां से डिस्चार्ज करेगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए जब ये इससे टकराएगा और यहां से होते हुए बाहर निकलेगा तो हम यहां एज्यूम करेंगे कि जब ये रोटेट होगा तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं। फिर मैंने क्या पाया कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R1। मतलब R1 रेडियस पर एंटर हो रहा है और यहां से जो यहां की जो डिस्टेंस है वो है R2। मतलब R2 रेडियस पर एग्जिट हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। और ये R1 पर एंटर होगा और R2 से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब क्या होगा, देखिए
इधर से एंटर हो रहा है, इधर से निकल रहा है, मतलब आपके फ्लूइड की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। मतलब फ्लूइड पर क्या लग रहा होगा, कोई मोमेंटम लग रहा होगा, और ये मोमेंटम कौन लगा रहा होगा, ये मोमेंटम आपकी मशीनरी लगा रही होगी। तो मशीनरी मोमेंटम लगाने के कारण क्या करेगी, आपके फ्लूइड के मोमेंटम को चेंज कर देगी। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं, इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि इस फ्लूइड के टकराने से इस मशीनरी के मोमेंटम में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि देयर विल बी ऑलवेज ए रिएक्शन ऑफ द एक्शन। एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगी ही होगी, एंड इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जितना फ्लूइड आपके इस ब्लेड पर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये ब्लेड आपके फ्लूइड पर लगाएगी, जिसके कारण आपके फ्लूइड का मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपके फ्लूइड का मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज, एंड द चेंज विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे कंसिडर किया जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल किया जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमारा एनालिसिस था 3D, और उस 3D एनालिसिस में एक वेलोसिटी आ रही थी v डैश, जो कि हमें नजर नहीं आ रही, इट इज इन इमेजिनरी कंडीशन, इस तरीके से आ रही थी। उस वेलोसिटी को मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, एक था आपका v एक्शियल और एक था आपका v1। v एक्शियल अलोंग द एक्शियल डायरेक्शन था, और जो v1 था इट विल बी इन द प्लेन ऑफ द रोटेशन, जो ये v एक्शियल था इसको सहन कर लेगी आपकी बेरिंग, और जो आपका v1 था इसको फर्दर मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, दैट इज vw1 एंड द vf1। ये क्या हो जाएगा, vw1 एंड द vf1। तो जो रोटेट करवाने वाला जो कंपोनेंट है, द कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन, दैट विल बी नोन एज ए रिल कंपोनेंट, और जो फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो तो यहाँ F आ ही रहा है, दैट इज द फ्लो कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा आपका फ्लो कंपोनेंट। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो रोटेट वाला कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रोटेट वाला कौन सा है और फ्लो वाला कौन सा है। फिर मैंने आपको बताया है कि ये जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, जो इसकी एंगुलर स्पीड है, इट इज एज्यूम्ड टू बी रिमेन कांस्टेंट। मतलब अगर ये 400 आरपीएम से घूम रहा है तो जब तक हम एनालिसिस करेंगे ये 400 आरपीएम पर ही घूमता रहेगा। क्लियर है? सो दैट इज द एंगुलर स्पीड। फिर मैंने ये बताया कि R1 पर एंटर होता है और R2 पर क्या होता है, एग्जिट होता है। R1 पर एंटर होता है और R2 पर क्या होता है, एग्जिट होता है। नाउ कम टू द पॉइंट दैट कि कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना टॉर्क डेवलप हो रहा होगा और कितनी पावर कंज्यूम हो रही होगी। सो नाउ कम टू द पॉइंट। तो अब यहां से आपका थोड़ा बहुत एनालिसिस वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम एट एंट्री, कि एंट्री पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। सिर्फ मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर की बात करेंगे तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखिए एंगुलर मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। वो वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे जो क्या करवा रही होगी, रोटेट, एंड द कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन इज VW। सो एंट्री के लिए बात करें तो यहां क्या आ जाएगा, 1 1। नाउ कम टू द एंगुलर मोमेंटम एट एग्जिट। एग्जिट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम यही होगा, m VW एंड R। एग्जिट की बात करेंगे तो यहां कौन आएगा, 2। नाउ कम टू द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंड चेंज इज व्हाट, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, एग्जिट माइनस एंट्री। सो इट विल बी इक्वल्स टू m VW2 R2 माइनस m VW1 R1। So this is the change in the angular momentum. Now come to the torque. What is torque? Torque क्या होता है, जल्दी से बताओ। What is the definition of torque from the Newton's point of view? न्यूटन कहता है the rate of change in angular momentum is known as a torque, which is equals to the torque. So the rate of change in angular momentum is torque. The rate of change in angular momentum is torque, and the rate of change in linear momentum is what, force.
द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क एंड द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। तो अब हम बात करने वाले हैं टॉर्क की। तो यहां पर टॉर्क कितना डेवलप होगा, देखिए टॉर्क डेवलप होगा, इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये कितने टाइम में चेंज हो रहा है, एंड दिस चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम विल बी इक्वल्स टू टॉर्क। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और ये किसके इक्वल होगा? ए हम लिख रहा हूं मतलब एंगुलर मोमेंटम, क्लियर है? तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए डी अपॉन डी टी मल्टीप्लाई विथ एम, इन ब्रैकेट क्या आएगा, VW2 R2 माइनस VW1 R1। तो ये सबके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है? ये सबके लिए वैलिड है, चाहे आपका टरबाइन हो चाहे आपका कंप्रेसर हो, ये एनालिसिस सबके लिए वैलिड है। अब देखिए d बाई डी टी इंटू एम, ये क्या होगा, dm डिवाइड बाई डी टी, और dm डिवाइड बाई डी टी क्या होगा, मास फ्लो रेट पर यूनिट टाइम। सो इट विल बी इक्वल्स टू m डॉट VW2 R2 माइनस VW1 R1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। ये किसकी वैल्यू होती है? टॉर्क की वैल्यू होती है, क्लियर है? टॉर्क क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। दैट्स व्हाई यहां पर क्या आ गया है, डॉट। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स। ये इक्वेशन आपके ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल सब चीजों को सोल्व करने में यूज में आने वाली है, और ये इक्वेशन आपके कंप्रेसर, टरबाइन सब में चलेगी। किस में चलेगी? कंप्रेसर, टरबाइन, सभी टर्बो मशीनरी में चलने वाली है। नाउ कम टू द पावर, कि पावर क्या होता है बताइए? पावर होता है आपका टॉर्क इंटू ओमेगा, टी इंटू ओमेगा, विच विल बी इक्वल्स टू एम डॉट इन ब्रैकेट VW2 R2 माइनस VW1 R1 इंटू ओमेगा, एंड वी आर कंसिडरिंग ओमेगा एज ए कॉन्स्टेंट। ओमेगा को हम क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट मान रहे हैं। सो दिस पावर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? पावर किसके इक्वल आ जाएगा? पावर विल बी इक्वल्स टू m डॉट इन ब्रैकेट VW2 ओमेगा इंटू R2 माइनस VW1 ओमेगा इंटू R1। ओमेगा इंटू R2, ओमेगा इंटू R2 एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, तो इट विल बी द टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू m डॉट VW2 U2 माइनस VW1 U1, VW2 U2 माइनस VW1 U1। तो ये फॉर्मूला आप काफ़ी आपके लिए फेमिलियर है, आपने कई जगह ये फॉर्मूला देखा होगा, m डॉट VW2 U2 माइनस VW1 U1, ठीक है, VW2 U2 माइनस VW1 U1। तो ओमेगा R1 क्या हो जाएगा? U1, ओमेगा R2 क्या हो जाएगा? U2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब जो यहाँ पर मैं ये चीजें यूज में ले रहा हूँ और जो आगे मैं यूज में लेने वाला हूँ उसके बारे में बता देता हूँ कि ये V1 क्या होता है, VF क्या होता है, ठीक है, U क्या होता है, VR क्या होता है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। VR में जब आपको बताऊंगा जब हम बना रहे होंगे वेलोसिटी डायग्राम। क्या बना रहे होंगे? वेलोसिटी डायग्राम। तो कुछ चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। V1 क्या होता है? V1 होता है आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्या होती है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से आपका जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता है नोजल से, वो होती है आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। फिर देखिए V1 के दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज द VW1। VW1 क्या होता है आपका? 1 मतलब एट एंट्री और 2 का मतलब क्या होगा? एग्जिट। 2 का मतलब क्या होगा? एग्जिट। तो VW1 का मतलब क्या होगा? रियल वेलोसिटी, रियल वेलोसिटी एट एंट्री, और अगर 2 है तो एट एग्जिट। उसके बाद आपके क्या आता है? VF1, VF2। तो ये क्या होता है आपका? फ्लो वेलोसिटी। ये क्या होती है आपकी? फ्लो वेलोसिटी एट एंट्री और एट एग्जिट। फिर आता है आपका U1 एंड U2। इट इज द ब्लेड वेलोसिटी। ये किसकी वेलोसिटी है? ब्लेड वेलोसिटी। और हम क्या कहते हैं इसे? और हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये भी कहां पर है? एट एंट्री और एट एग्जिट पर। अगर आप R1 ले रहे हैं तो एट एंट्री पर, R2 ले रहे हैं तो एट एग्जिट पर। क्लियर है? अभी मैंने ये भी नहीं बताया कि R1 अंदर की तरफ होता है या फिर R2 अंदर की तरफ होता है, तो कुछ भी हो सकता है। सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर इस फॉर्मूले में मैं पावर को यूज ना करते हुए कोई और चीज यूज करूं तो वो मैं क्या कर सकता हूं? वो मैं कर सकता हूं पावर के जैसा ही प्रेशराइज, P फॉर पावर, P फॉर प्रेशर राइज।
तो प्रेशराइज किसके इक्वल होगा? प्रेशराइज विल बी इक्वल्स टू VW2U2 माइनस VW1U1, VW2U2 माइनस VW1U1। तो जो ये रेड कलर के बॉक्स में मैं फॉर्मूले लिखते जा रहा हूं, दिस फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा? प्रेशराइज कि कितना प्रेशर राइज हुआ है, दैट विल बी इक्वल्स टू VW2U2 माइनस VW1U1। प्रेशराइज कब पॉजिटिव होगा? जब आपका VW2U2 ज्यादा हो और VW1U1 क्या हो? कम हो। मतलब एंट्री पर प्रेशर कम हो, एग्जिट पर प्रेशर ज्यादा हो, तो हम क्या कहेंगे? प्रेशर राइज हुआ। प्रेशर ड्रॉप कब होगा? प्रेशर ड्रॉप तब होगा जब आपके एंट्री पर प्रेशर ज्यादा हो और एग्जिट पर प्रेशर कम हो। इन दैट केस दिस प्रेशर राइज विल बी नेगेटिव, और अगर प्रेशर राइज नेगेटिव है उसका मतलब क्या हो रहा है? प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। तो इसी बेसिस पर मैं बता सकता हूं कि कौन सी मशीन टरबाइन है और कौन सी मशीन आपकी कंप्रेशर है। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर कंप्रेशर, किसकी बात करूं? फॉर कंप्रेशर। तो कंप्रेशर की अगर मैं बात करूंगा तो इन कंप्रेशर द वैल्यू ऑफ द VW2U2 विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द VW1U1। ये किससे ज्यादा होगी? VW1 और U1 के प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। विच मीन्स एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेशर द एनर्जी विल बी हाई एंड द एंट्री ऑफ द कंप्रेशर एनर्जी विल बी लेस एज कंपेयर टू द एग्जिट। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टरबाइन, देन फॉर टरबाइन व्हाट विल हैपन? टरबाइन के एंट्री पर एनर्जी ज्यादा होती है या फिर एग्जिट पर? जल्दी से बताइए, टरबाइन के एंट्री पर होती ज्यादा है या फिर एग्जिट पर? सो द फॉर टरबाइन द वैल्यू ऑफ द VW1U1 विल बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द VW2 and U2. So the value will be more than VW2U2. In turbine there will be no pressurize, so pressurize will be negative, which means pressure will be drop inside the turbine. टरबाइन के अंदर क्या हो जाएगा? आपका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? प्रेशराइज को वैल्यू को कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि ये जो आपकी रोटो मशीनरी है, ये जो आपकी रोटो डायनेमिक मशीनरी है, इट इज टरबाइन या फिर ये आपका क्या है? कंप्रेशर है। तो इस प्रेशराइज के फॉर्मूले को आपको ध्यान से रखना पड़ेगा याद, जो आपकी वैल्यू है VW2U2 माइनस VW1U1। तो ये कंपोनेंट आप याद रखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रेशराइज की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। नाउ कम टू द कंप्रेशर। अब मैं कंप्रेशर का एनालिसिस करने वाला हूं कि कंप्रेशर में जो आपका प्रेशराइज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रेशराइज इन द कंप्रेशर, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है क्या है, और उस प्रेशराइज को प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, और आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, टॉपिक डालिए, एनालिसिस ऑफ प्रेशराइज। किसकी बात कर रहे हूँ? इन सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल की। सो इन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर ही है। अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर के एनालिसिस को समझ लिया तो बाकी सभी एनालिसिस आपके लिए क्या हो जाएंगे? ईजी हो जाएंगे। तो इसके एनालिसिस को समझने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, हम यहाँ पर एक ब्लेड बनाते हैं। तो ये देखिए, ये आपकी ब्लेड हो जाएगी। सो दिस वन इज द ब्लेड, क्लियर है? सो ये आपकी ब्लेड है। तो यहां पर आपका एंट्री है 1 और यहां पर 2 पर आपका एग्जिट है। टरबाइन देखिए क्या होता है? टरबाइन में आपका बाहर से अंदर आता है और कंप्रेसर में क्या होता है? अंदर से बाहर जाता है। ध्यान रखिएगा, ये टरबाइन में देखिए क्या होता है? बाहर से अंदर आता है, और आपके कंप्रेसर में क्या होता है? अंदर से बाहर जाता है। मतलब जो आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर होगा, इट विल बी इनवर्ड फ्लो, है ना, या फिर आउटवर्ड फ्लो? बताओ जल्दी से। इट विल बी इनवर्ड फ्लो या फिर इट विल बी आउटवर्ड फ्लो? सो इट विल बी आउटवर्ड फ्लो। ये कैसा फ्लो होगा? आउटवर्ड फ्लो। अब टरबाइन का बताओ, इट विल बी इनवर्ड फ्लो या फिर आउटवर्ड फ्लो? सर इट विल बी इनवर्ड फ्लो, अंदर की तरफ आता है, और आपके कंप्रेसर में कहां जाता है? बाहर की तरफ जाता है। अब हम यहां पर बनाने वाले हैं वेलोसिटी डायग्राम। कौन सा डायग्राम? वेलोसिटी डायग्राम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अगर मैं यहां पर सिंपल डायग्राम में आपको बताऊं, सपोज ये आपका एक कंपोनेंट है V1, इस डायरेक्शन में है, तो इसको मैंने 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया था। एक कंपोनेंट था ये और एक कंपोनेंट क्या था? ये। सो दिस कंपोनेंट इज V, कौन सा कंपोनेंट है? VW1, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? VF1। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। सपोज आपका V1 कुछ इस तरीके से आ रहा है, सो दिस इज द V1, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा ये, दैट इज द VW1, और एक कंपोनेंट हो जाएगा आपका ये, दैट इज द VF1। तो मतलब किसी भी कंपोनेंट को मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, जो कि एक दूसरे से कितने एंगल पर होते हैं? राइट एंगल पर।
दूसरे वर्ड्स में कहूं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका ये, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका V1। तो मतलब V1 को मैंने क्या है, फ्रॉम द मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, दो कंपोनेंट्स में एट द 90 डिग्री एंगल, एट द राइट एंगल हमने क्या कर दिया है, रिजोल्व कर दिया है। क्या कर दिया है, रिजोल्व। उसमें से एक कंपोनेंट आपके ब्लेड को रोटेट करने का काम करता है और जो आपका दूसरा कंपोनेंट है वो आपके वर्किंग फ्लूइड को फ्लो करवाने का काम करता है। क्लियर है। अब आपका ये जो ब्लेड है ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड के साथ ये आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब देखिए क्या होगा, यहां से आपका जो फ्लूइड है ये एंटर करेगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द V1। ये क्या है आपका V1 है। क्लियर है। और ये होगी आपकी एंगुलर स्पीड इस डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एंगुलर स्पीड भी आएगी इस डायरेक्शन में। लेकिन एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। उसे हम क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई करके टेंजेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो होगा वो होगा आपका U1। वो क्या होगा आपका U1। कहने का मतलब ये है कि जब आपका वर्किंग फ्लूइड इस वेलोसिटी से आके टकरा रहा होगा तो आपकी ब्लेड इस वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रही होगी पहले से ही। क्लियर है। देखो ये ऐसी चीज है, सपोज कोई एक नाव है, बोट है, वो इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है और आप इधर से आप मान लो 70 मीटर पर सेकंड से आते हुए इसमें जंप मारते हो। क्या करते हो, इसमें जंप मारते हो। तो जब आप इस पर जंप मारोगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। सेम फंडा यही है। जब आपका वर्किंग फ्लूइड आपकी ब्लेड से टकराने के लिए तैयार होगा, ठीक उसी समय आपकी ब्लेड भी पीछे की डायरेक्शन में क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी और वो U1 की स्पीड से रोटेट कर रही होगी। तो वो आपकी V1 से नहीं टकराएगा, वो आपकी V1 और U1 की रिलेटिव वेलोसिटी से टकराएगा और वो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, सो दिस विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज द VR1। वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी VR1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वेलोसिटी से आपका वर्किंग फ्लूइड आ रहा होगा, इस वेलोसिटी से आपकी ब्लेड पीछे जा रही होगी, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी से आपका फ्लूइड इस ब्लेड से क्या होगा, टकराएगा। ये वाला जो एंगल होता है V1 का U1 के साथ, ये वाला एंगल होता है अल्फा, जिसे हम कहते हैं इनलेट एंगल, नोजल एंगल। ठीक है। और ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल होता है आपका थीटा, दैट इज द ब्लेड एंगल एट द एंट्री। ये किसकी वैल्यू होती है, ब्लेड एंगल एट द एंट्री। अब देखिए मैंने V1 के दो कंपोनेंट बताए थे। V1 के कितने कंपोनेंट बताए थे, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट तो होगा ये वाला, सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज नोन एज ए VF1। ये क्या कहलाता है, VF1। दूसरा कंपोनेंट होगा ये वाला, सो दिस इज द नेक्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, दैट इज द VW1। तो VW1 और V1, जब मैं इनका वेक्टर सम करूंगा, इनके दोनों टेल्स को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा V1। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आपका V1 होगा। ये VW1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये VW1 आपकी इस ब्लेड को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेम ऐसा ही ट्राइंगल ऊपर की ओर बनता है। तो देखिए वो कैसे बनेगा, जब आपका वर्किंग फ्लूइड यहां से सेकंड नंबर पॉइंट से बाहर निकलेगा, तो इस कंडीशन में जब वो बाहर निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज VR2। और आपकी ब्लेड किस डायरेक्शन में जा रही होगी, पीछे की डायरेक्शन में, और किस वेलोसिटी से जा रही होगी, वो जा रही होगी आपकी U2 से। किससे जा रही होगी, U2 से। और इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, इट विल बी द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द एग्जिट। ये क्या होगा, एग्जिट पर। ध्यान रखना, इधर से तो V1 आ रहा था और जब वो निकल रहा था तो किससे निकल रहा था, VR2 से निकल रहा था। अब यहां पर भी मैं क्या करता हूं, V2 के कंपोनेंट कर सकता हूं। तो यहां पर V2 के कंपोनेंट देखो कुछ इस तरीके से होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट इन अपर डायरेक्शन, दैट इज द VF2, एंड दिस इज द अनदर कंपोनेंट विच इज इक्वल्स टू VW2। किसके इक्वल हो जाएगा वो, VW2 के। और यहां से यहां तक का जो कंपोनेंट होगा, यहां से यहां तक का जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू U2। उसकी वैल्यू क्या होगी, U2। U2 क्या होगा आपका, U2 होगा ओमेगा इंटू R2। U2 क्या होगा आपका, ओमेगा इंटू R2। नाउ कम टू द एंगल। ये जो रिलेटिव वाला है वो हो जाएगा आपका फाई, और ये जो एब्सोल्यूट वाला है वो क्या हो जाएगा आपका बीटा। It is the angle of the absolute velocity and it is the angle of your relative velocity।
दैट इज द एग्जिट ब्लेड एंगल। ये क्या हो जाएगा आपका एग्जिट ब्लेड एंगल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देख लो यहां से जब यहां जाएगा तो ये तीसरा कंपोनेंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। यहां से यहां जाएगा तो तीसरा कंपोनेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। ये थोड़ा सा मैकेनिक्स है जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे प्रेशर राइज की वैल्यू क्या होती है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रेशर राइज। आपका जो प्रेशर राइज होता है दैट विल बी इक्वल्स टू VW2U2 माइनस VW1U1। In the broader sense, we have to find out the value of the VW2U2 and the VW1U1. जब हम उन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे, then we will get the value of the pressure rise in terms of the other velocity. क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द VW2U2। VW2U2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं एग्जिट ट्राइंगल से। तो एग्जिट ट्राइंगल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से VF2 की वैल्यू निकालते हैं इस ट्राइंगल की हेल्प से, फिर इस VF2 की वैल्यू हम निकालेंगे इस ट्राइंगल की हेल्प से। तो जब हम ऐसे निकालेंगे दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो देखो दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द C, दिस इज द D। बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका ट्राइंगल ABC है, इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द VF2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू VR2 स्क्वायर minus of VR2 square minus of this distance square, and this distance will be equals to U2 minus VW2. This distance will be equals to U2 minus VW2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस VF2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू VR2 स्क्वायर माइनस ऑफ U2 स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर माइनस 2VW2U2। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो VF2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू VR2 स्क्वायर माइनस ऑफ U2 स्क्वायर माइनस ऑफ VW2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2VW2U2 प्लस ऑफ 2VW2U2। So this is the value of the VF2 square. And now from this triangle ACD, now come to the another triangle, that is the triangle ACD। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल एनालिसिस है जिसको हमें करना पड़ेगा। कंप्रेसर में सिर्फ ये मैथमेटिकल एनालिसिस ही है, थ्योरी बिल्कुल ही कम है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की हेल्प से VF2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए। सो दिस VF2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस ऑफ VW2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर दैट इज द V2 square minus VW2 square, hypotenuse square minus of base square will be equals to square of the perpendicular, and this VF2 square will be also equals to this VF2 square. So this is the equation A and this is the equation B. Now come to the another point, that is equation A and equation B are equal to each other. Equation A and equation B are equals to each other. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले ये इक्वेशन लिखिए। ये इक्वेशन होगी आपकी 2VW2U2 प्लस VR2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर। सो VW2 स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, यहाँ तक कोई दिक्कत, और बाकी टर्म कहाँ चली जाएगी, उधर चली जाएगी। सो 2VW2U2 विल बी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं VW2U2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस VR2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ VW2U2। ये किसका वैल्यू है, VW2U का वैल्यू है। इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द VW1 एंड U1। देखो मैथमेटिक्स है यार, ये तो आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई इलाज नहीं है। मैं ये रटवा नहीं सकता हूँ, मैं ये सिर्फ चीज़ें समझा सकता हूँ आपको कि इस तरीके से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें रटने वाली नहीं है कि बस सर हमें ये बता दीजिए कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर प्रेशराइज कितना होता है। तो ये चीज़ें रटने वाले नहीं है, इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये डेरिवेशन आसानी से समझ जाएंगे तो आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे तभी ये चीज़ें याद होगी। पहली बार जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ी देर में बचे,
तो डाइजेस्ट ना हो, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक दो बार रिवाइज करोगे आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। नाउ कम टू द VW2U2 के बाद VW1U1। तो जब मैं VW1U1 के वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो जहां भी 2 सबस्क्रिप्ट में है वहां क्या आ जाएगा 1, सो इट विल बी इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस ऑफ VR1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द VW2U2, है ना, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द VW1 एंड U1। अब हमारे पास दोनों की वैल्यू है और यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर राइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन C, this is the equation C and the above one is the equation D. So this is the equation C and this equation is the D equation। हमें किसका वैल्यू चाहिए था, VW2U2 का और VW1U1 का, दोनों वैल्यू हमारे पास है। दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द प्रेशर राइज। सो द प्रेशर राइज विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी इक्वल्स टू, पहले 2 वाली वैल्यू को पुट करेंगे, सो यू विल गेट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देखिए यहाँ पर ये माइनस में, यहाँ पर ये माइनस में, तो जब ये यहाँ जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। माइनस में जब ये यहाँ जाएगा तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, बाकी सब में पहले कौन आ रहा है, 2 आ रहा है फिर 1 आ रहा है। ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इन दोनों के नीचे क्या है, 2 है। तो मतलब जो हमें प्रेशर राइज मिल रहा है वो ठीक इस तरीके से मिल रहा है, आपकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, आपकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो इंक्रीज हो रही है और आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो प्रेशर राइज को मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, और जब मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रेशर राइज में किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये किस चीज को शो करता है, ये शो करता है आपके इंपल्स इफेक्ट को। किसको शो करता है, इंपल्स इफेक्ट को। इंपल्स मतलब थोड़े टाइम के लिए फोर्स का टकराना, थोड़े टाइम के लिए किसी भी फोर्स का टच होना, मतलब थोड़े से टाइम के लिए। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, टेनिस खेलते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो टेनिस की बॉल होती है वो बहुत कम टाइम के लिए आपके रैकेट से टकराती है और फिर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। तो उस फोर्स इनटू बहुत कम टाइम, फोर्स इनटू दैट इज F इनटू T, उस बहुत कम टाइम के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं, क्लियर है। तो बहुत कम समय से टकराने के कारण, बहुत कम टाइम के लिए टकराने के कारण क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट विल बी कंट्रीब्यूट द प्रेशर राइज इन योर कंप्रेसर। तो आपके एब्सोल्यूट वेलोसिटी का इंक्रीज होना मतलब थोड़ी सी देर टकराया और अचानक से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। पहले धीरे धीरे आ रहा था, ब्लेड हाई स्पीड पर रोटेट कर रही थी, और जैसे ही ब्लेड आपके इससे टकराई और बहुत कम समय के लिए टकराई थी और उतने ही कम टाइम में वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, और इस वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पर एनर्जी कौन सी इंक्रीज हुई है, काइनेटिक। लेकिन जो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई ना, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेशर में चेंज कर देंगे। और कैसे करेंगे अभी मैं उस पर आने वाला हूँ। सिर्फ आप इतना समझिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी अचानक से क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट था, इंपल्स इफेक्ट था। जो ये आपका U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। ये क्या होता है आपका, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। और ये वाला जो आपका इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट को हम कहते हैं रिएक्शन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, रिएक्शन इफेक्ट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें 3 चीजें होंगी, एक तो होगा इंपल्स इफेक्ट, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट और एक क्या होगा आपका रिएक्शन इफेक्ट। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली में ये चीज है क्या, ये इंक्रीज क्यों हो रहा है और वो वाला डिक्रीज क्यों हो रहा है। आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। बाकी जो आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और आपकी जो ये वेलोसिटी है टेंजेंशियल, ये दोनों इंक्रीज क्यों हो रही है। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा ये चीज को। मैं अभी एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। कौन सा कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर डिफ्यूजर बना दिया। क्या बना दिया है, डिफ्यूजर। तो इस तरीके से होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका एक इम्पेलर होता है लाइक दैट, और इसके अंदर ब्लेडिंग्स होती है ऐसे, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा तब चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो डायग्राम बना रहा हूं, सो दिस विल ले डाउन ए बेसिक फाउंडेशन फॉर द प्रेशराइज। देखिए आपकी ब्लेडेज कुछ इस तरीके से स्पेस्ड होती है लाइक दैट, ऐसे, ठीक है।
यहाँ पर एरिया कम होता है और यहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जैसे मैंने ये तो बता दिया कि आपकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि आपकी ब्लेड बहुत स्पीड पर रोटेट कर रही होती है और अचानक से वो फ्लूइड से टकराती है और आपके फ्लूइड की एब्सोल्यूट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज द इंपल्स इफेक्ट। अचानक से टकराना मतलब बहुत कम टाइम के लिए टकराना। अब U2 कैसे इंक्रीज होती है? देखो U2 इस तरीके से इंक्रीज होगी, आपका जब फ्लूइड निकलेगा वो इस रेडियस R1 पर निकलेगा और जब वो एग्जिट होगा तो इस रेडियस R2 पर एग्जिट होगा। क्लियर है? यहाँ अंदर आएगा फ्लूइड, देखो कैसे आएगा, फ्लूइड आपका ऐसे अंदर जाएगा और ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे अंदर जाएगा और ऐसे बाहर निकलेगा। मतलब ये कौन सा फ्लो है? आउटवर्ड फ्लो है। कैसा फ्लो है? आउटवर्ड फ्लो। तो जब वो कम रेडियस से एंटर होता है, जब वो कम रेडियस से एंटर होता है और ज्यादा रेडियस से बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं रेडियस 1 पे बात करता हूं तो रेडियस 1 पर क्या है? m ओमेगा स्क्वायर R1। रेडियस 2 पर बात करता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर R2। अब कौन जाता है? देखो यहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC1, यहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC2। अगर आपकी R2 ज्यादा है और R1 कम है, मतलब कम रेडियस में आता है और ज्यादा रेडियस में निकलता है, तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 2 पॉइंट पर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द इनलेट। तो कम रेडियस पर घुसने और ज्यादा रेडियस पर निकलने के कारण ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ द U2 विल बी मोर एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द U1। क्या होता है U1 एंड U2? सो U1 इज इक्वल्स टू पाई D1n डिवाइड बाय 60 एंड U2 इज इक्वल्स टू पाई D2n डिवाइड बाय 60। तो अब देखिए क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द D2 इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द D1 and we are assumed that the value of the n1 and n2 will remain same, which means angular velocity will remain same. So the value of the U2 will be more than the value of the U1. So this is the centrifugal effect. U2 ज्यादा होने के कारण आपके एग्जिट पर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, इन दोनों में क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट। लेकिन हम कंप्रेशर का यूज किसके लिए करते हैं? कंप्रेशर का यूज करते हैं हम प्रेशराइज के लिए। तो इन दोनों में की जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको प्रेशर में हम कहाँ चेंज करेंगे? इसको प्रेशर में हम यहाँ चेंज करेंगे। कहाँ चेंज करेंगे? यहाँ पर चेंज करेंगे। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा। सो दिस इज द U1 एंड दिस इज द U2। नाउ कम टू द VR1 एंड VR2। तो देखिए यहाँ पर एरिया क्या है? कम। सो दिस इज द A पॉइंट, दिस इज द B पॉइंट। तो जब आपका फ्लूइड ऐसे निकलेगा यहाँ से डाइवर्जिंग सेक्शन से, तो जब वो डाइवर्जिंग सेक्शन से निकलेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा। तो जब वो डाइवर्जिंग सेक्शन से निकल रहा होगा तो जो वेलोसिटी डिक्रीज होती है वो होती है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, और इस रिलेटिव वेलोसिटी के डिक्रीज होने के कारण इस डाइवर्जिंग सेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी के डिक्रीज होने के कारण प्रेशर इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमें प्रेशर इंक्रीज करने के लिए 3 कंपोनेंट मिलेंगे। एक मिलेगा इंपल्स इफेक्ट, एक मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, एक मिलेगा रिएक्शन इफेक्ट। इंपल्स इफेक्ट के कारण क्या होगा? इंपल्स इफेक्ट के कारण आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आपकी जो फ्लूइड है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर इंक्रीज हो रही है? ये आपके इंपेलर में इंक्रीज हो रही है। किस में इंक्रीज हो रही है? इंपेलर। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? इंपेलर। क्योंकि इंपेलर की ब्लेड से टकराने के कारण ही एब्सोल्यूट वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इस इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में हम कहाँ चेंज करते हैं? इसको हम डिफ्यूजर में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? डिफ्यूजर में चेंज करते हैं। सो ये जो आपको सेक्शन नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं डिफ्यूजर। इसका एक और मैं डायग्राम बनाऊंगा अच्छे से, तब वो चीजें समझ में आएगी। इस डिफ्यूजर में क्या होता है? इस डिफ्यूजर में भी डाइवर्जिंग सेक्शन होता है, और डिफ्यूजर में डाइवर्जिंग सेक्शन होने के कारण आपके इंपेलर में जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है वो डिफ्यूजर में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। डिफ्यूजर में वो आपके प्रेशर राइज में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेशर राइज में। सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या होता है? जब आपका कम रेडियस से निकलकर ज्यादा वाले रेडियस से एग्जिट करता है, कम रेडियस में जाकर ज्यादा वाले रेडियस से एग्जिट करता है, तो उस केस में आपके फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर भी आपके फ्लूइड की कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी?
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन इस इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशराइज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिफ्यूजर लगा देंगे। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इन दोनों काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको प्रेशराइज में कन्वर्ट करने के लिए डिफ्यूजर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि डिफ्यूजर का जो सेक्शन होता है वो डाइवर्जिंग सेक्शन होता है। तो इस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज को हम प्रेशराइज में कन्वर्ट करेंगे और वो जगह होगी आपकी कहाँ, डिफ्यूजर। वो जगह क्या होगी आपकी, डिफ्यूजर। क्लियर है? अब देखिए, इंपेलर में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है जिसको हम डिफ्यूजर में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इंपेलर में रिएक्शन इफेक्ट के कारण, इंपेलर में ही रिएक्शन इफेक्ट के कारण प्रेशर राइज होता है। क्या होता है, प्रेशर राइज। तो अब देखेंगे कि एक प्रेशराइज आपका इंपेलर में होता है और एक प्रेशराइज आपका डिफ्यूजर में होता है। इंपेलर में जो प्रेशराइज होता है वो आपके रिएक्शन इफेक्ट के कारण होता है, क्योंकि उसमें डाइवर्जिंग सेक्शन होता है ब्लेड के बीचों में, ठीक है, ब्लेड के बीच में। आपका जो डिफ्यूजर में प्रेशराइज होता है वो कहां से होगा, डिफ्यूजर में जो प्रेशराइज होता है वो डिफ्यूजर के डाइवर्जिंग सेक्शन के कारण होता है। डिफ्यूजर में प्रेशराइज किसके कारण होगा, डिफ्यूजर में प्रेशराइज आपके वर्किंग फ्लूइड के कारण होगा, क्योंकि आपका वर्किंग फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट है, आपके वर्किंग फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है ये आपके डिफ्यूजर में क्या हो जाएगा, प्रेशराइज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इंपेलर में क्या क्या होगा, मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। इंपेलर में तीन चीजें होती हैं। इंपेलर में आपके इंपल्स इफेक्ट के कारण काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता है, और इस काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज हो रहा है इसको हम प्रेशराइज कन्वर्ट करते हैं डिफ्यूजर में। इंपेलर में ही आपके सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण वर्किंग फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इस इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी को हम डिफ्यूजर में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके इंपेलर में ही रिएक्शन इफेक्ट के कारण प्रेशर राइज होता है, जिसको हम डिफ्यूजर में प्रेशराइज कैसे करेंगे, वो तो पहले ही प्रेशराइज हो चुका है। तो जब पहले ही प्रेशराइज हो चुका है तो डिफ्यूजर में रिएक्शन इफेक्ट के कारण प्रेशराइज नहीं होता है। तो प्रेशराइज के लिए तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होने वाला, जो कि आपके इंपल्स इफेक्ट और रिएक्शन इफेक्ट और सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट का क्या है, समेशन है। क्लियर है? तो इंपल्स इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट और रिएक्शन इफेक्ट आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। इन दोनों के कारण जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है उसको डिफ्यूजर में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द प्रेशराइज इन योर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब मैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की आपको कंस्ट्रक्शनल डिटेल बताऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये प्रेशराइज एक्चुअली होता क्या है, कैसे फ्लूइड आपका एंटर करता है, कैसे फ्लूइड आपका एग्जिट होता है। तो आप इन चीजों को याद रखेंगे कि रिएक्शन इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, इंपल्स इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है। तो बार बार मैं इस चीज को समझाऊंगा तो आपको अजीब सा लगेगा, इरिटेटेड होंगे, तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा और एक बार खुद भी सोचने की कोशिश कीजिएगा कि जब डाइवर्जिंग सेक्शन होता है तो क्या होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की कंस्ट्रक्शनल डिटेल क्या होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके की होती है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्रेसर। तो यहां से आपको पता चलेगा कि मैक नंबर ज्यादा कहां होता है और मैक नंबर कम कहां पर होता है। तो चलो आइए अब हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का डायग्राम बनाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होगा, देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में आपके इनलेट पर एक नोजल बनी होती है। क्या बनी होती है, नोजल। वो नोजल कुछ इस तरीके की होती है। सो दिस इज द नोजल। उसके बाद आपका ये इस तरीके से आगे बढ़ता है और उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऐसे गोला होता है और फिर ये नीचे आता है। क्लियर है? ऐसे नीचे आता है और यहाँ पर छोटा सा गोला होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि जो आपका डिफ्यूजर होता है वो डाइवर्जिंग सेक्शन का होता है। कैसा सेक्शन होता है, डाइवर्जिंग। तो मेरा हाथ जिस तरीके से जा रहा है आप समझ रहे होंगे कि ये मैं आपका साइड व्यू बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, साइड व्यू।
यहां पर क्या होता है, देखिए यहां पर आपका इंड्यूसर बना होता है। क्या बना होता है? इंड्यूसर। तो ये होता है आपका इंड्यूसर। सो दिस वन इज योर इंड्यूसर। क्लियर है? इस इंड्यूसर के ऊपर आपके बनी होती है ब्लेड्स। क्या बनी होती है? ब्लेड्स। देखो इस तरीके से इस इंड्यूसर के ऊपर आपके बनी होती है ब्लेड्स। सो दीज आर द ब्लेड्स। क्लियर है? कुछ इस तरीके का होगा। तो इंड्यूसर में भी यहाँ पर आपके ऊपर ऐसे सेक्शंस बने होते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं आई। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? आई ऑफ द इंपेलर। देखिए अब यहाँ पर इसे हम कहते हैं इनलेट, जो कि आपकी एक नोजल होती है। क्लियर है? इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं इंड्यूसर। क्या कहते हैं? इंड्यूसर। यहां पर आपके बना होता है हब। सो दिस वन इज द हब। ये क्या है? आपके यहां पर हब है। सो दिस इज योर हब। और आपका फ्लूइड पता है कैसे एंटर होगा? आपका फ्लूइड यहां में ऐसे एंटर होगा और यहां सेंटर पर पहुंचेगा और फिर ऐसे निकलेगा। यहां से ऐसे एंटर होगा, यहां से पहुंचेगा, फिर ऐसे निकलेगा। तो इसको अंदर जाने के लिए कितनी जगह मिली है? देखो, इसको अंदर घुसाने के लिए, इसको अंदर पहुंचाने के लिए आपको जो जगह मिली है वो है, देखिए ये वाली जगह। तो ये जो बड़े वाला डायमीटर है इसको मैं कहता हूं dt, और ये जो छोटे वाला डायमीटर है उसे मैं क्या कहता हूं? dh। तो अगर मैं एरिया ऑफ आई की बात करूं तो एरिया ऑफ आई क्या होगा? एरिया ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू π/4 dt स्क्वायर माइनस dh स्क्वायर। इस एरिया से होते हुए आपका वर्किंग फ्लूइड अंदर एंटर करेगा और ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर आएगा। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं तो ये तो साइड व्यू था। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं तो आपको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। सो ये आपका फ्रंट व्यू होगा। अभी देखिए थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं तब आपको चीजें सभी क्लियर होगी। तो फ्रंट व्यू इसका बहुत बड़ा होता है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। तो ये है आपका फ्रंट व्यू। ये है आपका फ्रंट व्यू। क्लियर है? तो ये है फ्रंट व्यू, बड़ा है ना। तो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। इसके अंदर यहां पर एक शाफ्ट होती है। सो दिस इज द शाफ्ट। ये क्या है? यहां पर शाफ्ट है और इस शाफ्ट के ऊपर क्या बनी होती है? आई बनी होती है। तो ये है आपकी आई। लो आई बना देता हूं। सो दिस इज द आई। ये क्या है? आपकी आई है। आई के ऊपर देखिए इंपेलर बना होता है। सो दिस इज द इंपेलर। ये है आपका इंपेलर और इंपेलर के अंदर क्या होती है? ब्लेड्स। इंपेलर के अंदर क्या होगी? आपके ब्लेड। तो ये देखो इंपेलर है। दिस इज द इंपेलर। इसको रब कीजिए। सो दिस वन इज योर इंपेलर। क्लियर है? और अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इस तरीके का नहीं होता। इसको थोड़ा सा हम डाइवर्जिंग सेक्शन बनाते हैं। यहाँ से ऐसे होता हुआ ये आएगा। इस तरीके से इसके एरिया में इंक्रीमेंट होगा धीरे धीरे और ये से ऊपर जाएगा। सो अब डाइवर्जिंग सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है? इसका एरिया धीरे 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 ऐसे बढ़ेगा। तो इसको ऐसे लेके आओ और ऐसे ऊपर भेज दो। सो दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। ये क्या है? आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। क्लियर है? आपके यहाँ पर बनी होंगी ब्लेड्स इस तरीके से। ये ब्लेड्स है। ठीक है? सिंपल बना रहा हूँ। ब्लेड्स इस तरीके की होती है। स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूँ, आपको चीज़ें समझ आएगी। देखो देखो अब ये वाला जो पार्ट है इसे मैं कहता हूँ इंपेलर। क्या कहता हूँ? इंपेलर। ये वाला जो पार्ट है इसे मैं कहता हूँ डिफ्यूज़र। क्या कहता हूँ? इसे मैं डिफ्यूज़र कहता हूँ। क्लियर है? बोलो यस और नो। यस। इस ये वाली शाफ्ट होती है और इसको मैं क्या कहता हूँ? इसको मैं क्या कहता हूँ? आई ऑफ द इंपेलर। ये क्या है? आपकी इंपेलर की आई है, आंख है। ठीक है? अब देखो क्या होगा। आपका फ्लूइड ऐसे अंदर आएगा, ऐसे यहां पे आ रहा था ना, ऐसे देखो ऐसे। अब यहां पर भी फ्लूइड कैसे अंदर आएगा? ऐसे अंदर आएगा और ऐसे बाहर निकलेगा। आपका फ्लूइड ऐसे अंदर आएगा और ऐसे बाहर निकलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए एक्सियली तो एंटर कर रहा है लेकिन एक्चुअल में इसमें प्रेशराइज कैसे होगा? जब वो यहां से रेडियली बाहर निकल रहा होगा। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या कहाँ निकल रहा होगा? बाहर निकल रहा होगा। और आपका इंपेलर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? आपका इंपेलर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और इस शाफ्ट को मैं क्या कह सकता हूँ?
इस शाफ्ट को आप हब भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हब। सो दिस इज द हब। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो क्या होगा, जब आपका फ्लूइड यहां से बाहर निकल रहा होगा, ऐसे यहां से बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशन में उसका मोशन कैसे होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उस कंडीशन में उसका मोशन कैसे होता है। तो इंपेलर में क्या होगा, इंपेलर में जब आपका फ्लूइड होगा उस कंडीशन में उसका जो मोशन होगा वो फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन होगा। इंपेलर के अंदर क्या होगा, फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन। कैसा मोशन? फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन का टाइप का मोशन होगा आपके इंपेलर के अंदर। बट इन डिफ्यूजर, आपके डिफ्यूजर में कैसा मोशन होगा, डिफ्यूजर में होगा फ्री वोर्टेक्स मोशन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड टाइप। मतलब किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के फ्री वोर्टेक्स मोशन की तरह आपके डिफ्यूजर में मोशन होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। इस तरीके से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ कम टू द प्रेशराइज। आपका जो इंपेलर होता है, आपके इंपेलर में 50% प्रेशराइज होगा और बाकी जो बचा 50% प्रेशराइज आपके कहां होगा, डिफ्यूजर में। 50% प्रेशराइज आपके कहां होगा, इंपेलर में, और बाकी बचा 50% प्रेशराइज आपके कहां होगा, डिफ्यूजर में। इस पंप की इस कंप्रेसर की एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसका जो फ्रंट एरिया होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, और फ्रंट एरिया बहुत ज़्यादा बड़े होने के कारण इसका यूज़ हम एविएशन इंडस्ट्री में नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, देखने में भी बुरा सा लगता है इतना बड़ा एरिया। इसको जब आप इसको देखोगे ना सामने से, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। एज कम्पेयर टू द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, और एरिया बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको हम अवॉइड करते हैं फॉर द एविएशन पर्पज। क्लियर है? इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का आपका यूज किया जाता है फॉर द प्रेशराइजिंग फ्रॉम द लो टू द मॉडरेट लेवल। लो से मॉडरेट प्रेशराइज के लिए हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका कंप्रेसर होता है, इसका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही ज्यादा, इसका डिस्चार्ज क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब आते हैं हम यहाँ पर आपके साइड व्यू में। यहाँ पर जो हम ये नोजल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? ये नोजल हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो फ्लूइड होता है ना उसका क्या हो जाए, एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि ये कौन सा सेक्शन है, ये आपका कन्वर्जिंग सेक्शन है। कन्वर्जिंग सेक्शन होने के कारण यहां पर जो आपका वर्किंग फ्लूइड होगा उसका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका, एक्सीलरेशन। नाउ कम टू द पॉइंट हियर एट द इनलेट और एट द एंट्री ऑफ द आई। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं मैक नंबर की, सो दिस मैक नंबर विल बी इक्वल्स टू द रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ गामा आर टी। यहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, और टेम्परेचर बहुत कम होने के कारण जो मैक नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। और मैक नंबर की वैल्यू ज्यादा होने के कारण, मैक नंबर की वैल्यू ज्यादा होने के कारण यहां पर आपके शॉक वेव प्रोड्यूस हो सकते हैं, और शॉक वेव प्रोड्यूस होने के कारण आपकी जो ब्लेड्स हैं वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। सो दिस इज द डिटेल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये आपके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की क्या है, डिटेल है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको हम क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रंट एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। बार बार मैं फ्रंट एरिया पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि फ्रंट एरिया वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया है। नाउ कम टू द एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहां का है सर, एंट्री पॉइंट कहां है, एग्जिट पॉइंट कहां है, हमें यहां पर शो कीजिए। यहां तो हमें समझ आ जाता है कि एंट्री पॉइंट कहां है, R1 पर, एग्जिट पॉइंट कहां है, R2 पर। लेकिन हमें साइड व्यू में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट समझ नहीं आता कि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट कहां है। तो ये वाला जो पॉइंट है जो मैं डायमीटर बना रहा हूं D1, सो दिस इज द इनलेट डायमीटर। इस डायमीटर पर आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या करता है, एंटर करता है, और इस डायमीटर पर दैट इज द D2, यहां पर आपका जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या करता है, एग्जिट करता है। तो D1 पर एंटर करता है और D2 पर एग्जिट करता है। और ये जो मैंने ऊपर डोम सा बना रखा है, ऊपर बड़ा बना रखा है, नीचे छोटा बना रखा है, इस डोम को मैं क्या कहता हूं, डिफ्यूजर। इस डोम को मैं क्या कहता हूं, डिफ्यूजर। डिफ्यूजर का जो एरिया वो धीरे 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 बढ़ता है ताकि प्रेशर क्या हो जाए, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट, और ये नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट है आपका एरिया ऑफ द फ्लो। एरिया ऑफ फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अगर मैं बात करता हूं डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है, डिस्चार्ज की वैल्यू होती है एरिया इंटू वेलोसिटी। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी। होती है नहीं, बिल्कुल सर होती है। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होती है, एरिया इंटू वेलोसिटी।
सो ये चीज आपको पता होगी। सो डिस्चार्ज विल बी इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी। कौन सा एरिया, कौन सी वेलोसिटी। तो देखिए अगर मैं एक पाइप बनाता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा कौन सा एरिया, कौन सी वेलोसिटी। तो बिना पाइप बनाए आपको समझ नहीं आएगा। तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड द वेलोसिटी, इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ द फ्लो थ्रू पाइप। सपोज ये आपकी कोई एक सर्कुलर सेक्शन की पाइप है। सो दिस इज द सर्कुलर सेक्शन और इसका साइड व्यू कुछ इस तरीके का है। क्लियर है। यहां पर मैंने कोई एक सेक्शन लिया है जिसको मैंने साइड में शो कर रखा है और आपका फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है v। एवरेज वेलोसिटी क्या है v। उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया वो एरिया होगा जो इस फ्लो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, जो इस फ्लो वेलोसिटी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और वो एरिया क्या होगा, सो दिस विल बी द एरिया दैट इज इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर। मतलब आपका जो ये एरिया होता है ये इस फ्लो वेलोसिटी के क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है ये इसके परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा दैट विल बी एरिया ऑफ द फ्लो। हीट ट्रांसफर में आप पढ़ेंगे कि जिस डायरेक्शन में आपकी हीट फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी हीट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया को कंसीडर किया जाता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर। सेम यही फंडा हम यहां पर यूज में लेने वाले हैं। कैसे लेंगे यूज में, तो ये काफी आसान है, इसको भी ध्यान से समझिए कि हम यहां पर परपेंडिकुलर एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो परपेंडिकुलर एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो फ्लो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है। परपेंडिकुलर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी फ्लो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए अभी मैं बनाता हूं इंपेलर, अभी मैं एक बनाता हूं इंपेलर। सो दिस इज योर इंपेलर। ये क्या है, आपका इंपेलर है। इसमें इस तरीके से आपका वर्किंग फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इस तरीके से बाहर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए जब वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलेगा तो उसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, ये वाला जो अब मैं हाथ से बता रहा हूं, दैट इज द पेरिफेरिकल एरिया। कौन सा एरिया, पेरिफेरिकल एरिया। तो इसको मैं एक पेज से समझाता हूं। देखो देखिए ये आपका क्या है, इंपेलर। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंपेलर। ठीक है। आपका फ्लो किस तरीके से हो रहा है, आपका फ्लो इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से, ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। अब जब इसमें रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है तो इस कंडीशन में यहां पर देखिए आप गौर कीजिए कि ये जो वेलोसिटी होगी वो किस एरिया के परपेंडिकुलर होगी, इसके पेरिफेरिकल एरिया के परपेंडिकुलर, इस वाले एरिया के परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहां पर हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। एंड दिस एरिया विल बी इक्वल्स टू दिस लेंथ मल्टीप्लाई इट्स विड्थ। This length that is equals to pi d and multiply by its width. So this is the area of the flow. ये क्या है, आपका एरिया ऑफ फ्लो है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। Now come to the formula of the area of flow, कि एरिया ऑफ फ्लो की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां पर इंपेलर कुछ इस तरीके से होता है। आपका जो फ्लूइड एंटर करता है वो आपके 1 पॉइंट पर एंटर करता है और जब वो बाहर निकलता है वो 2 पॉइंट पर बाहर निकलता है। नाउ कम टू द साइड व्यू ऑफ द इंपेलर। आपका इंपेलर का साइड व्यू कैसे नजर आएगा, तो आपका जो इंपेलर का साइड व्यू है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द इंपेलर। क्लियर है। इन इंपेलर्स में कुछ ब्लेडिंग्स होंगी। सो दीज आर द ब्लेडिंग्स। ये क्या है, ब्लेडिंग्स। तो 2 ब्लेड ही बता रहा हूं। कितनी ब्लेड बता रहा हूं, 2। सो दीज आर द 2 ब्लेड्स। इन ब्लेड्स की कुछ थिकनेस होगी T1, T2, T3, T4 सो ऑन। तो ये क्या होगी, ब्लेड्स की थिकनेस। सभी ब्लेड्स की थिकनेस सेम होगी तो इसलिए मैं इसको क्या शो कर रहा हूं, सिर्फ T से शो कर रहा हूं। अलग अलग टाइप की ब्लेड थोड़ी यूज करोगे, अलग अलग डायमेंशन की। तो सभी ब्लेड्स होंगी वो आइडेंटिकल होगी। अब देखिए हालांकि आपका एरिया ऑफ फ्लो ये पूरा पेरिफेरिकल होना चाहिए था, लेकिन इस एरिया से फ्लो नहीं हो पाएगा, इस एरिया से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो मतलब आपका जो एग्जैक्ट एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो होगा इट विल बी लेस एज कंपेयर टू द एक्चुअल पेरिफेरिकल एरिया। एक्चुअल पेरिफेरिकल एरिया से कम होगा आपका एरिया ऑफ द फ्लो।
सपोज ये क्या है आपका B, ये क्या है आपका B, तो इस ब्लेड का एरिया क्या हो जाएगा, इस ब्लेड का एरिया हो जाएगा B गुना में T, इस ब्लेड का एरिया क्या हो जाएगा B गुना में T। सपोज ऐसी n नंबर ऑफ ब्लेड्स हो तो n नंबर ऑफ ब्लेड्स ने कितना एरिया रोका होगा, n नंबर ऑफ ब्लेड्स ने रोका होगा n गुना में B गुना में T, n गुना में B गुना में T। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ फ्लो, सो दिस एरिया ऑफ फ्लो अगर मैं 1 पर कैलकुलेट करूं, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पाई d1 b1 माइनस n इंटू b1 इंटू टी, n इंटू b1 इंटू टी, क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पर ये आपको इंपेलर शो किया था आपको, उसमें जो ब्लेड की विड्थ थी वो वेरिएबल थी। ब्लेड की विड्थ कैसी थी, वेरिएबल। अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो आपको देखिए, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, ये आधा बना दिया मैंने, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो आपको कैसी ब्लेड नजर आएगी, देखिए वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ध्यान से देखिएगा। और वो भी मैं बताऊंगा कि ब्लेड की विड्थ वेरिएबल क्यों है। तो देखिए यहाँ अंदर कुछ इस तरीके का था, फिर मैंने ऐसे 2 लाइन बनाई थी और फिर मैंने क्या किया था, ऐसे ब्लेडिंग्स बनाई थी। सो दीज आर द ब्लेडिंग्स। फिर मैंने ऐसे लाइन बनाई थी, फिर मैंने इसको ऐसे किया था, फिर मैंने ऐसे ब्लेडिंग्स बनाई थी। तो ऐसा डायग्राम मैंने ऐसे सीधा बनाया था, लेकिन अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टॉप व्यू में शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो विड्थ है, इस विड्थ को मैं कहता हूँ B1, इस विड्थ को मैं क्या कहता हूँ, B1। और ये जो बाहर वाली विड्थ है जहां से एग्जिट हो रहा है, इसको मैं कहता हूं B2। तो ये B1 B2 अलग अलग क्यों होती है, उस पर मैं आने वाला हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। सो दिस इज द एरिया ऑफ फ्लो, दैट इज पाई d1 b1 माइनस n टाइम्स ऑफ b1 इंटू t, दैट इज द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द फ्लो। सो दिस एरिया ऑफ फ्लो कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई d1 माइनस n टाइम्स ऑफ t। मैं कॉमन ले लेता हूं B1 को, किसको कॉमन ले लेता हूं, B1 को कॉमन ले लेता हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस एरिया ऑफ फ्लो को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दैट इज पाई d1 b1 मल्टीप्लाई विथ k1, मल्टीप्लाई विथ k1। k1 इज द फैक्टर विच इज टू बी कंसिडर फॉर द रिडक्शन इन द एरिया ऑफ द फ्लो। अगर मैं बात करता हूं यहां पर AF2 की, सो व्हाट विल बी द AF2, AF2 विल बी इक्वल्स टू पाई d2 b2 माइनस n b2 into t। तो एरिया ऑफ फ्लो एट द एग्जिट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पाई d2 माइनस n टाइम्स ऑफ t इंटू b2, एंड सेम एज इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज AF2 इक्वल टू पाई d2 b2 इंटू k2। सो दिस इज द एरिया ऑफ फ्लो। ये क्या, एरिया ऑफ फ्लो। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एरिया ऑफ फ्लो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस एरिया फ्लो को कैलकुलेट करने का ये जो मैंने मेथड आपको बताया है, दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन योर फ्लूइड मशीनरी। फ्लूइड मशीनरी में भी ये मेथड आप यूज करके एरिया ऑफ फ्लो को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द मास फ्लो रेट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मास फ्लो रेट? सो द वैल्यू ऑफ द सर मास फ्लो रेट इज डेंसिटी into area of flow into velocity of the flow, area of flow into velocity of the flow। and हम जानते हैं mass flow rate will remain constant, mass flow rate will remain constant। जितना मास अंदर गया है उतना ही बाहर निकलना चाहिए, अंदर जमा नहीं हो जाना चाहिए। अगर अंदर जमा हो गया तो टैंक बन जाएगा अंदर। तो मास फ्लो रेट विल रिमेन सेम। तो मास फ्लो रेट को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सो द मास फ्लो रेट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू एरिया ऑफ फ्लो को क्या लिख सकता हूं मैं, पाई इंटू डी इंटू बी इंटू के इंटू वी एफ। तो ये मैं इंटू अब हटा रहा हूं, ये इंटू अब मैं हटा रहा हूं, तो पाई इंटू डी इंटू बी इंटू के इंटू वी एफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट फॉर जीरो एक्सियल थ्रस्ट, फॉर जीरो एक्सियल थ्रस्ट, जीरो एक्सियल थ्रस्ट के लिए VF1 इक्वल्स टू VF2 विच मीन्स VF शुड बी रिमेन कांस्टेंट। VF क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहां पर देखो आपको कौन कौन कांस्टेंट नजर आ रहा है। सर यहां पर हमें पाई कांस्टेंट नजर आ रहा है, K कांस्टेंट नजर आ रहा है और VF कांस्टेंट नजर आ रहा है। अगर हम कंप्रेसर का यूज करेंगे तो कंप्रेसर का यूज करने से डेंसिटी इंक्रीज होगी, कंप्रेसर का यूज करने से डेंसिटी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ वो ज्यादा डायमीटर से बाहर निकलेगा।
साथ ही साथ वो ज़्यादा डायमीटर से बाहर निकलेगा। तो इन दोनों में जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए सर हमें ब्लेड की विड्थ को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम मास फ्लो रेट, इफ द डेंसिटी विल बी इंक्रीजेस, डायमीटर विल बी इंक्रीजेस, to maintain the same mass flow rate, this B has to be decreased in same proportion of the increase in the density and the diameter। जिस रेशियो में, जिस प्रोपोर्शन में आपका डेंसिटी और डायमीटर इंक्रीज होता है उसी प्रोपोर्शन में आपके B को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि आपका मास फ्लो रेट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इसीलिए जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो जो आपका B है दैट इज द ब्लेड विड्थ, ये कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई वेरिएबल ब्लेड सेक्शन इज प्रेफर्ड इन योर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन। तो यहां पर आप इसको पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, फॉर द सेम मास फ्लो रेट एंड द जीरो एक्सियल थ्रस्ट the density in the compressor will be increases and the diameter is also increases because the working fluid will be enter at the lower diameter and it will be enter at the higher diameter। So in order to maintain the same mass flow rate, this B has to be decreases, which means this width has to be decreases in the same proportion of the density and the diameter, so that our mass flow rate will remain constant। mass flow rate को हमें क्या रखना है, constant रखना है। अगर मास फ्लो रेट कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो इसको सेम बनाने के लिए जितना ये इंक्रीज हुए हैं उतना ही हमें B को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। विच मीन्स इफ D1 इज लेस देन D2 तो हमें क्या करना पड़ेगा, B1 इज मोर देन B2। B1 क्या होगा, B2 से ज्यादा होगा। तो यहां आपको पता चल गया होगा कि वाई वेरिएबल सेक्शन ऑफ द ब्लेड इज प्रेफर्ड इन योर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। तो मैं क्लास को यहीं पर होल्ड करता हूं, इसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक गाइस।